हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज अपन दोस्तों क्लासिकल मैकेनिक्स के आईआईटी के ट्यूटोरियल 7 और ट्यूटोरियल 8 का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत शानदार तरीके से करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे और एवरी स्टेप को आपको बताएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले आपको दे रखा था दोस्तों क्वेश्चन 1 की मास m1 रेस्ट है फिक्सल एंड हॉरिजॉन्टल टेबल पर, ये रखा हुआ है और इट इज स्ट्रिंग विच रन कर रहा है हॉरिजॉन्टली टू द एज ऑफ द टेबल वेयर इट पासेज अवर फ्रिक्शनलेस स्मॉल पुली एंड डाउन टू वेयर इट सपोर्ट कर रहा है मास m2। तो पुली एरी और सपोर्ट कर रहा है m2। यूज़ करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम का x एंड y फॉर m1 एंड m2 के लिए। सेटिस्फाई कर रहा है कंस्टेंट रिलेशन, तो ये मेरे को कंस्टेंट रिलेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। राइट डाउन करना है मॉडिफाई द लाग्रांज इक्वेशन एंड सोल्व करना है x डबल डॉट y डबल डॉट एंड द लाग्रांज मल्टीप्लाई। फाइंड करना है टेंशन फोर्स ऑन द टू मासेस के लिए। वेरीफाई करना है आपके आंसर को न्यूटोनियन अप्रोच से भी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको लाग्रांज मल्टीप्लाई लगाना है। तो लाग्रांज मल्टीप्लाई का जो मॉडिफाई लाग्रांज इक्वेशंस होती है वो उसका यूज़ करना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि एक तो आपको कंस्टेंट गिवन हो और टेंशन फोर्स, कुछ फोर्स के बारे में पूछा गया है, टेंशन फोर्स के बारे में पूछा जाता है तो आप वहाँ पर लाग्रांज मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। यदि आपको बोला नहीं गया है कि लाग्रांज मल्टीप्लाई यूज़ करो या लाग्रांज मल्टीप्लाई निकालने के बारे में बोला गया तो यहाँ पर तो सीधा ही उसने बोल दिया कि लाग्रांज मल्टीप्लाई का यूज़ करो। तो आपको इस प्रकार से ये FBD है। तो ये मास m1 लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है और यहाँ पर m2 लगा हुआ है। इस मास m1 पर दोस्तों ये x ये पोजीशन हो गया और ये y पोजीशन हो गया। टेंशन क्या होता है, एक प्रकार से पुलिंग फोर्स होता है जो टूवर्ड द पुली हमेशा खींचता है। तो ये इस प्रकार से टेंशन इस पर लगेगा, इस प्रकार से टेंशन इस पर लगेगा। कंस्टेंट रिलेशन क्या होगा दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट हो गया है। तो कंस्टेंट एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई, एल उधर चल गया इक्वल टू 0, ये मेरा कंस्टेंट आ गया। तो लाग्रांज विद मल्टीप्लाई लेमडा के टर्म में क्या होता है कि टी माइनस वी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो हर कोई जानता है। तो लाग्रांज मल्टीप्लाई में क्या होता है दोस्तों, प्लस लेमडा एफ एक्स वाई हो जाता है। वहाँ पर एफ क्या होता है, कंस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी दोस्तों आपकी, हाफ एम एच डॉट स्क्वायर प्लस m1 के लिए एच डॉट स्क्वायर हाफ एम और इसके लिए हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर और माइनस इसकी तो पोटेंशियल, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये है तो इस m1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, बट इसके लिए क्या होगी mg/y। तो m2g/y इसकी और प्लस लेमडा और एफ एक्स वाई क्या है कांस्टेंट है, तो x प्लस वाई माइनस एल। तो आइलर लाग्रांज इक्वेशन लग जाएगा, एल स्टार निकला। तो आइलर लाग्रांज जगह विल मल्टीप्लाई के साथ क्या होगा, डी अपॉन डी टी डेल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। ये पोजीशन x के लिए भी निकलेगा और इसके साथ साथ ये एस और वाई दोनों के लिए निकलेगा। तो यहाँ पर एस डॉट आ जाएगा एल स्टार से। तो जब मैं डेल अपॉन डेल एस डॉट करता हूँ तो मेरे पास कितने आते हैं, m1 एस डॉट आता है माइनस डेल एल स्टार अपॉन एक्स करता हूँ तो ओनली ये वाली टर्म आती है, इसमें लेमडा आता है। तो m1 x डबल डॉट इज इक्वल टू लेमडा मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। इसी प्रकार y के लिए मैं लाग्रांज मल्टीप्लाई वाली लाग्रांज इक्वेशन लगा सकता हूँ, उसके लिए ये इक्वेशन बन गई है, लेमडा इज इक्वल टू m2g प्लस m2 y डबल डॉट। पोज करके आप आराम से देख सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो। कंस्टेंट रिलेशन अपन जानते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एल। अपन ने 2 बार डिफरेंशियल कर दिया दोस्त है, तो एस डबल डॉट इक्वल टू माइनस वाई डबल डॉट हो चुका है दोस्त। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रिलेशन निकालना पड़ेगा भाई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे पास लेमडा की वैल्यू कितनी है, m1 एस डबल डॉट। तो मैं इस लेमडा की वैल्यू को यहाँ ठोक सकता हूँ। अरे चमका नहीं चमका, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो m1 एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू m2g प्लस m2g फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से। और अब ये इक्वेशन 3 से मैं x डबल डॉट की वैल्यू माइनस वाई डबल डॉट लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर ये लिख दी। तो m1 प्लस m2 वाई डबल डॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस m2g। तो y डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त मेरे पास, माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो इसी प्रकार और x डबल डॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वाई डबल डॉट, क्योंकि ये इक्वेशन 3 से है। तो h डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ गई, m2g अपॉन m1 प्लस m2। इस प्रकार अपन टेंशन जो निकाल सकते हैं, जो मेरे पास लेमडा है, लेमडा क्या होता है, जो अपना जो लाग्रांज मल्टीप्लाई होता है, जो लेमडा होता है वही क्या होता है, टेंशन होता है दोस्त। तो ये क्योंकि क्या यही एक प्रकार से टेंशन फोर्स, क्योंकि ये फोर्स है ना मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स को तो बता रहा है, तो ये टेंशन फोर्स है। तो ये जो लेमडा है टी इज इक्वल टू लेमडा मॉडुलस ऑफ द लाग्रांज मल्टीप्लाई m1 एस डबल डॉट, इसकी वैल्यू कितनी है m1 और एस डबल डॉट की वैल्यू कितनी है ये। तो इस प्रकार से मैंने टेंशन निकाल दिया है। अब मेरे को भाई न्यूटोनियन वेरिफिकेशन भी करना है भाई साहब, ये आधा नंबर यहाँ मिलेगा। अब पूरा वेरीफाई करो यूर आंसर को बाय सॉल्विंग द न्यूटन अप्रोच। तो न्यूटोनियन में क्या होता है,
तो अपन को लेट टी बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन एंड बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो मास m1 पर टेंशन पुल कर रहा है, ये मास m1 है, तो ये क्या कर रहा है, टूवर्ड द पुली क्या कर रहा है, माइंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग जाएगा, क्योंकि इस पर तो टेंशन इधर लग रहा है बट इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, तो m1 इज इक्वल टू माइनस टी, टेंशन के अपोजिट इस पर एक्सेलरेशन लगेगा m1 h डबल डॉट, ठीक है। F नेट इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन होता है ना दोस्तों, ठीक है। तो m2 पर एक ग्रेविटी लग रहा है पुल डाउन प्लस वाई डायरेक्शन में, और माइनस वाई पर टेंशन पुल कर रहा है, तो इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा m2g माइनस टेंशन, तो एक्सेलरेशन इधर है तो m2 y डबल डॉट, ये क्या होगा y डबल डॉट, तो ये क्या होगा h डबल डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वेशन ए और बी, तो फ्रॉम कंस्टेंट से मैं बताइए कि एच डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस वाई डबल, क्योंकि कंस्टेंट तो अपन को ये था ना वो टीचर, तो ये क्वेश्चन था अपने पास, तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस वाई डबल डॉट, ये मेरे पास क्या है दोस्त, कंस्टेंट आ गया। जब ये कंस्टेंट आ गया है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया वाई डबल डॉट हो गया, क्योंकि ये इसका एक्सेलरेशन जितना है वाई डबल, और जो इसका एक्सेलरेशन है वही इसका एक्सेलरेशन होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों का एक्सेलरेशन, तो इसका इधर जा रहा है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया एच डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से मैंने लेट करा है कि ए इज इक्वल टू वाई डबल डॉट है, तो ए और बी से मैंने क्या करा कि एच डबल डॉट की जगह कितना रख दिया माइनस ए, क्योंकि मैंने इसको, क्योंकि ए की वैल्यू वाई डबल डॉट थी तो एच डबल डॉट की वैल्यू कितनी होगी माइनस ए होगी, तो टी इज इक्वल टू m1a हो गया। सब्सिट्यूट कर दिया दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन बी में, तो m2g टी की वैल्यू कितनी है m1a इज इक्वल टू m2 वाई डबल डॉट की वैल्यू कितनी है a, ठीक है। m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, तो a इज इक्वल टू दोस्त कितना हो गया m2g अपॉन m1 प्लस m2, तो दिस कंफर्म कर रहा है वह लैग्रेंज रिजल्ट को। तो वाई डबल डॉट, जो मेरा वाई डबल डॉट है वही क्या है मेरा एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्त m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये वाली, ये कितना है मेरा भाई डबल डॉट है, तो मेरे पास h डबल डॉट की वैल्यू कितनी होती है माइनस ए, तो इसकी वैल्यू कितनी की माइनस वाई डबल, क्योंकि माइनस वाई डबल डॉट, तो वाई डबल डॉट क्या है ए कंसिडर कर रहा है, तो माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, और टेंशन क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन तो क्या होता है, क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन इधर लग रहा था, इधर फोर्स इधर लग रहा था ना, इस पर टेंशन क्योंकि इस पर फोर्स टेंशन तो इधर लग रहा है बट इस पर फोर्स इधर लग रहा है कितना m1a, तो इस पर टेंशन के इक्वल हो जाएगा, तो m1a कर दिया तो मेरे पास टेंशन आ गया। तो भाई साहब बिल्कुल सेम आया है न्यूटन अप्रोच से और लैग्रेंज मल्टीप्लाई वाले लैग्रेंज अप्रोच से, तो मैंने वेरीफाई भी कर लिया है, तो भाई साहब दोनों चीज़ें सेम आ रही है, तो भाई चमका नहीं चमका बता, अरे चमका नहीं चमका दिमाग में कि दोनों से न्यूटन अप्रोच से और सेम अप्रोच से तेरा सेम आंसर आया नहीं आया टेंशन, m1g अपॉन m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, तो सेम अप्रोच आई है तो दिमाग में फिट हो गया, तो ये चीज़ जो होती है तेरे दिमाग में चमक जानी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल फीलिंग लेकर कि कंसिडर करना है मास m को that hangs on a string, the other end of which is wound several time around the wheel, radius r दे रखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है दोस्तों आई दे रखा है, मोमेंट ऑफ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल एक्सल है, यूज़ करना है कोऑर्डिनेट फॉर द मास एंड द व्हील एक्स के लिए, द डिस्टेंस फॉलन बाय द मास एंड फाई, द एंगल थ्रू विच द व्हील हैज टर्न, राइट डाउन द मॉडिफाइड लैग्रेंज इक्वेशन का यूज़ करना है भाई साहब, तो मतलब लेमड़ा भी लगाना है, लेमड़ा वाली लैग्रेंज इक्वेशन का यूज़ करना है जिसमें एक कंस्टेंट रिलेशन रहता है, टेंशन निकाल लपड़ा रहता है, फॉर दिस टू वेरिएबल एंड सोल्व देम टू एक्स डबल डॉट एंड वाई डबल डॉट एंड द लैग्रेंज मल्टीप्लाई, अपन को राइट डाउन द न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर द मास m एंड द व्हील एंड यूज करना टू चेक योर आंसर, और सो दैट द लेमडा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इंटीड द टेंशन फोर्स ऑन द मास कमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले लैग्रेंज मल्टीप्लाई इक्वेशन लैग्रेंज मॉडिफाई इक्वेशन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ अपन को क्या देगा क्वेश्चन में, एक रस्सी पहिए से जुड़कर खुल रही है बिना फिसले, एक पहिया है, ये मेरा क्या है दोस्तों व्हील है, तो रस्सी जो है ये रस्सी पहिए से जुड़कर खुल रही है बिना फिसले, मतलब फ्रिक्शनलेस, मतलब जितना मास नीचे जाएगा वो पहिए के घूमने 5 पर डिपेंड करेगा, मतलब भाई ये खुल रही है तो मतलब जितना मास नीचे गया x मतलब नीचे गया तो वो x
पहिए के घूमने, पहिए घूमा, रोटेट करा, कितने एंगल से रोटेट करा, 5 एंगल से रोटेट करा, तो उस पर डिपेंड करेगा। मतलब जितने एंगल से ये रोटेट करेगा उतना ही मास नीचे, मतलब ये एक्स पर आर के इधर ऊपर गया, यदि ये एक्स पर रोटेट करा, यदि 5 एंगल है और आर किसकी एक्स मानो, तो एक्स यदि रस्सी की, तो एक्स से ये रोटेट करा तो भाई एक्स से ही ये नीचे गया ना। अब मैंने क्या करा, सुन, इनर्शियल जो लेंथ थी, वो जो मैंने जो इनर्शियल माना कि ये रस्सी लटकी हुई थी मास एम से, इनर्शियल लेंथ को मैंने 0 कंसीडर कर दिया, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ईजी बनानी है। और यदि मैं उसको यूज़ भी कर लेता, मतलब कि उसकी मैं इनर्शियल जो लेंथ लटकी हुई थी, बाद ना कि पहले लेंथ लटकी हुई थी एल, और बाद में ये इससे घूमने पहले लटकी हुई माना कि एल लेंथ, और घूमने के बाद इसकी कितनी हुई एक्स से, एक्स आर्क से रोटेट हुआ 5 एंगल से, और ये एक्स नीचे गया, तो एल प्लस एक्स होगी। तो मेरे को एल को लेने की क्या जरूरत है भाई, क्योंकि इनर्शियल लेंथ को मैंने क्योंकि ले भी लूँगा तो मेरे कंस्टेंट में 0 हो जाएगा, तो मैं उसको ले ही कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो इनर्शियल लेंथ को मैंने क्या मान लिया कि 0 कंसिडर कर ली, उसमें बोला भी नहीं है एल लेंथ का, पहले कुछ लटक रही हुई थी एल, तो उसको मैंने माना कि 0 है। द कंसिडर द इनर्शियल लेंथ इज 0, द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप करती है, सो द काइनेटिक कंस्टेंट कितना होगा, क्योंकि उतना ही तो ये नीचे जाएगा जितना एक्स से रोटेट, आर्क से रोटेट करा, तो एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो भाई एंगल 5 है, 5 से रोटेट करा, आर्क कितनी आई दोस्त, एक्स आई, और रेडियस कितनी है, आर, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया मेरे दोस्त, R5 आया, नहीं आया दोस्त, तो x कितना आया, नीचे गया, तो ये नीचे जाएगा, तो x इज इक्वल टू R5 आया। तो कंस्टेंट मेरा कितना हो गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे को कंस्टेंट में क्या करना पड़ता है, x और 5 में कंस्टेंट आ रहा है, इसको 0 रखना पड़ता है, तो x माइनस R5 इज इक्वल टू मेरे पास 0 आ गया। तो इसका डबल डेरिवेटिव मेरे पास दोस्त करता हूँ, तो x डबल डॉट इज इक्वल टू R5 डबल डॉट हो जाएगा। कोई टेंशन आ रही नहीं आ रही। अब तू दिमाग मत लगाना कि इनर्शियल लेंथ एल थी, मैंने इसको 0 कंसिडर कर दिया मेरे भाई, तू इसको ले ले, कोई दिक्कत नहीं, कंस्टेंट में तू इसको यूज़ भी कर लेता ना, तू दोस्त उसको तू यूज़ भी कर लेता ना, जब भी वो 0 हो जाता, डबल डेरिवेटिव का काम तो डबल डेरिवेटिव से, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी एक तो कौन सी आएगी, हाफ एम काइनेमेटिक्स की एनर्जी आएगी, एक रोटेशन एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी एक, रोटेशन एनर्जी, 2 प्रकार की एनर्जी आएगी, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो हाफ एम एच डॉट स्क्वायर प्लस इसका रोटेट करना आई, तो भाई साहब 5 डॉट स्क्वायर आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है 5 डॉट का स्क्वायर, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस mg/s। तो यहाँ पर कंस्टेंट लांज जो होता है मल्टीप्लाई के टर्म्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल प्लस लेमडा, लेमडा में एफ एक्स कोमा 5, और वो इसकी वैल्यू कितनी x माइनस R5। तो एल स्टार कितना हो गया, हाफ एम एच डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई 5 डॉट स्क्वायर प्लस एम जी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस ये। अब भाई ये तो जोड़ भाग गुना भाग, आइलैंड लाग्रांज इक्वेशन लगानी, एल स्टार तुमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई के टर्म्स में तुम्हें लाग्रांज निकाल लिया, मल्टीप्लाई मॉडिफाई लाग्रांज निकाला है, तो आइलैंड लाग्रांज इक्वेशन विद मॉडिफाई फॉर्म में। तो यहाँ पर तुम जोड़ भागी गुना भाग एल स्टार अपॉन एल करोगे तो एम एस डॉट आएगा, और उसका डी अपॉन डी टी करोगे तो एम डबल एस डॉट आएगा, माइनस एम जी माइनस लेमडा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा आ जाएगी। यहाँ से एक इक्वेशन निकली। इसी प्रकार फाई के टर्म्स में करोगे तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन, यहाँ पर जोड़ भाग गुना भाग करने के बाद आई 5 डबल डॉट प्लस आर लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। तो लेमडा, अब सुनना मेरे पास, लेमडा की वैल्यू तेरे पास निकली दोस्तों माइनस आई 5 डबल डॉट अपॉन आर, निकली नहीं निकली, v बराबर आर ओमेगा होता नहीं होता, क्योंकि रोटेशन की बात कर रहा है, तो रोटेशन ट्रांसलेशन वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है नहीं है। हर बार बता होता नहीं होता, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्लास 11th का टॉपिक है। एक्सेलरेशन कितना आया, डेरिवेटिव कर दे मेरे दोस्त, तो डी अपॉन डी टी तो ए हो गया, और डी ओमेगा अपॉन डी टी का कितना हो गया दोस्तों, एल्फा हो गया, तो ए इज इक्वल टू आर एल्फा आ गया, एल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर आ गया। तो एल्फा क्या होता है डबल, अब ए तो क्या होता है पोजीशन का डबल डेरिवेटिव, ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रही है, ये रोटेशन मोशन की बात करें तो रोटेशन मोशन में क्या होता है पोजीशन, रोटेशन मोशन का पोजीशन फाई होता है, एंगल होता है, तो फाई का डबल डेरिवेटिव हो गया, तो फाई डबल डॉट इज इक्वल टू एस डबल डॉट अपॉन आर आ गया। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को यहाँ ठोक सकता हूँ, नहीं ठोक सकता, फाई डबल डॉट को मैं एस डबल डॉट अपॉन आर लिख दिया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा ना दोस्त, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आर पहले से था, फाइव डबल इज इक्वल टू एस डबल अपॉन आर, तो आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मैंने इस जो मेरा टेंशन जो था मल्टीप्लाई था, उसको मैंने
उसकी टर्म्स में लिख लिया। अब इक्वेटिंग लेमड़ा, तो लेमड़ा को क्या करना है, इस लेमड़ा जो है, जो मेरी इक्वेशन बनी है कौन सी, ये इक्वेशन में लेमड़ा की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लेमड़ा यहाँ से उठाया और यहाँ पर इस इक्वेशन में ठोक दिया। तो लेमड़ा एस डबल डॉट माइनस एम जी था, और इस लेमड़ा की जगह माइनस आई एस डबल डॉट अपॉन आर स्क्वायर कर दिया। यहाँ से जोड़ भाग गुणा भाग एस डबल डॉट कॉमन लिया, उधर से लेफ्ट को राइट में भेजा, राइट को लेफ्ट में भेजा, सीधी सी बात है, एस डबल डॉट की वैल्यू आई एम जी अपॉन एम प्लस, पहुँच करके आराम से फिलिंग लेके समझ दोस्त, दिक्कत क्या है तुझे, एम जी अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बाद में आ गया। अब तुझे टेंसर निकालना, मीनिंग ऑफ द लेमड़ा, टेंसर मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ द लेमड़ा। तो टी इज इक्वल टू लेमड़ा, भाई साहब लेमड़ा क्या होता है, लेमड़ा होता क्या, लेमड़ा इज इक्वल टू भाई एम एस डबल डॉट माइनस एम जी। तेने सब्स्टिट्यूट करने से एस डबल डॉट की वैल्यू निकाल ली, तो एम एक्स डबल डॉट की वैल्यू यहाँ पुट करी माइनस एम जी, तो यहाँ पर जोड़ भाग गुना भाग तेने करा है, एम जी को कॉमन लिया है, एम अपॉन एम प्लस आई ओमेगा आई अपॉन आर स्क्वायर माइनस एम जी, जोड़ भाग गुना भाग करने के बाद तेरे पास लेमड़ा की वैल्यू आई माइनस एम जी आई अपॉन आई प्लस आर। तो आराम से पहुँच करके वो देखे फीलिंग लेके समझ ले, देख मैं यहाँ तक बात करता हूँ, यहाँ तक करी बात, पहुँच कर आई थोड़ा बहुत समझ में, इसको वापस पहुँच कर आई थोड़ी बहुत समझ में। अब ये तेरे पास लेमड़ा की वैल्यू निकल गई। अब इसको न्यूटनियन वेरिफिकेशन भी करना है मेरे भाई, क्वेश्चन में बोला है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि एम न्यूटन का टोटल नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई साहब न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएगा नहीं लगाएगा कि भाई ऐसा था, ये मास एम था, तो नीचे तो एम जी जा रहा था, ऊपर टेंशन जा रहा था, एक्सेलरेशन नीचे था, तो एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एफ नेट। तो एम नेट कितना हो गया, एक्स ये टोटल था तो एक्स डबल डॉट हो जाएगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ फॉर द व्हील, ये ट्रांसलेशन के लिए। अब भाई साहब व्हील भी तो ये फाइव एंगल से रोटेट कर रहा था, इसकी रेफरेंस लाइन ये थी, ये इधर गया, तो टॉर्क का भाई इसमें रोटेशन में जो फोर्स लगता है वो अपना टॉर्क होता है। जिस प्रकार फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इस प्रकार टॉर्क की जो मास की जगह इनर्शिया लग दे, एक्सेलरेशन की जगह रोटेशन वाला एक्सेलरेशन रख दे। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, मास की जगह क्या कर देते हैं अपन, आई, वी की जगह ओमेगा स्क्वायर। सीधी सी बात है भाई, मैं तुझे बताता हूँ, पोजीशन हो जाए, वेलोसिटी हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाए, मास हो जाए, रोटेशन में पोजीशन कन्वर्ट होती है एंगल में, वेलोसिटी कन्वर्ट होती है ओमेगा में, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और मास कन्वर्ट होता है आई में, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। फोर्स कन्वर्ट होता है टॉर्क में, मोमेंटम कन्वर्ट होता है दोस्त मेरे भाई, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जे बराबर आई ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पर पी इज इक्वल टू एम वी रहता है, वहाँ पर जे बराबर आई ओमेगा रहेगा, बात नहीं है। तो टोटल नेट फोर्स क्या हो गया दोस्तों, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, आर इंटू एफ, तो पोजीशन और फोर्स, तो दोनों के बीच में टी आर हो गया, दोनों के बीच 90 एंगल। क्योंकि दोस्त 90 डिग्री एंगल कैसे आया, फोर्स रोटेट ऐसे हो रहा है हमारा, इनर्शिया इस पर लगा, फोर्स इंटू, क्योंकि टी एक्स हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल रखा है दोस्तों वो 90 डिग्री हुआ। जब ये क्या आया है दोस्तों, तेरे पास टी आर आया है, क्या आया दोस्त, टी आर। देख टेंशन तो हमेशा देख ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि टेंशन क्या कर रहा है, इस प्रकार से लग रहा है टेंशन, और आर ऐसा लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 90 डिग्री हुआ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, आर क्रॉस एफ। ओके, आर की तो घुमा और आर की तरफ, तो ये अब पॉजिटिव निकलेगा बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लेन। तो इस प्रकार टी आर हो गया, और टॉर्क को मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एल्फा भी बोल सकता हूँ, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, आई एल्फा भी होगा, टी आर इज इक्वल टू आई एल्फा हो जाएगा। एल्फा को मैं फाइव डबल डॉट लिख सकता हूँ। तो टी की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू आएगी आई फाइव डबल डॉट अपॉन आर, एक्स डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आर, ये कंस्टेंट से पता ही है सनी, आर फाइव डबल डॉट इज इक्वल टू एस डबल डॉट अपॉन आर, ये पता है तुम्हें। तो सब्स्टिट्यूट फाइव डबल डॉट इंटू द टेंशन टी, तो टी इज इक्वल टू आई एस डबल डॉट अपॉन आर अपॉन
जिसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 से, जो मेरी इक्वेशन ए थी ये वाली, उसको मैंने क्या करा दोस्त, एम जी माइनस आई एक्स डबल डॉट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, एम जी इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट प्लस आई एक्स डबल डॉट अपॉन आर स्क्वायर आ गया। एम जी इज इक्वल टू ये रिलेशन बना, एक्स डबल डॉट की वैल्यू जोड़ वाई गुना वाई करने के बाद ये आ गई। अब मुझे भाई कमेंट भी करना है लेमडा वाली टर्म्स में, कमेंट करना है एक तो लेमडा एफ डेल अपॉन डेल एक्स में, और एक कमेंट करना है डेल अपॉन डेल वाई में। देख क्या हो रहा है कि इसको मैं क्यू एक्स मान लेता हूँ, इसको जनरलाइज फोर्स ऑफ कंस्टेंट फॉर एक्स के लिए बोलते हैं लेमडा डेल अपॉन डेल एक्स को। तो डेल अपॉन डेल एक्स करूँगा क्योंकि एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स माइनस आर फाई, तो डेल अपॉन डेल एक्स करूँगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो क्यू एस इज इक्वल टू लेमडा, तो फ्रॉम अवर सॉल्यूशन से लेमडा की वैल्यू ये आई है, और न्यूटन से इसकी वैल्यू ये आई है, तो मतलब देयर फॉर द लेमडा इज इक्वल टू माइनस टी। समझ रहा है? The quantity lambda del upon del x is generalized force of the constant, which is in the case is the tension force acting on the mass m. The negative sign, ये negative sign correctly show कर रहा है कि force act कर रहा है in the negative x direction opposite the gravity, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, लेमडा डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू वही, इसको जनरलाइज क्यू फाई को जनरलाइज फोर्स ऑफ कंस्टेंट फॉर फाई के लिए बोल दिया, डेल अपॉन डेल फाई की वैल्यू माइनस आर निकल गई है। अवर फाइंडिंग द लेमडा बराबर माइनस टी आया है, दिस क्वांटिटी, ठीक है, टी आर फ्रॉम द न्यूटोनियन चेक, द टी आर इज द नेट टॉर्क ऑन द व्हील, देयर फॉर द क्वांटिटी लेमडा डेल फाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल फाई इज द torque exerted by the string on the wheel, which is a generalized constant force corresponding to the phi coordinate। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करते बात समझ में आ गई होगी, तो सारी चीज़ें करनी रहती जब जाके आपको नंबर मिलते हैं मेरे दोस्त। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कैलकुलेशन है, वेरिएशन ऑफ मेथड का क्वेश्चन है। कैलकुलेटिव पार्ट है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दे रखा है, एक्स वाई प्लेन में दे रखा है, बीड ऑफ मास एम दे रखा है, स्लाइड कर रहा है विद स्पीड वी से अलोंग अ कर्व डिस्क्राइब बाय द फंक्शन, व्हाट फोर्स द कर्व अप्लाई कर रहा है टू द बीड, इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी को इग्नोर करे बिना। वाई ऑफ टी दोस्तों क्या होता है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स ऑफ टी हो जाता है, तो वाई डॉट इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी हो जाता है, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एफ वन डी एक्स को मैं एफ डैश ऑफ कर दूँगी क्योंकि वाई की वैल्यू कितनी है, तो इसको मैं वाई डॉट वाई डैश करूँ, और वाई डैश मतलब क्या होगा, एफ डैश अपॉन, क्योंकि वाई की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको कर सकता हूँ और इसको एस डॉट कर सकता हूँ। तो वेलोसिटी एक्स डॉट वाई डॉट में क्या आ जाएगी, एस डॉट, और वाई डॉट की वैल्यू ये आई गई है, तो एस डॉट मैंने बाहर निकाल लिया है, तो 1 एस डॉट, इसको मैं निकालूँ तो स्पीड क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एस डॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2D प्लेन में एक्स वाई प्लेन क्या होता है दोस्तों, 2D प्लेन होता है। व्हाट फोर्स द कर्व, मतलब सीधा सा ये बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और मास एम जो स्लाइड कर रहा है स्पीड वी से अलोंग द कर्व डिस्क्राइब द वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मुझे भाई साहब ऐसा व्हाट फोर्स डज द कर्व अप्लाई टू द बीड, तो मेरे को फोर्स पता लगाना है कर्व के लिए, व्हाट फोर्स डज द कर्व अप्लाई टू द बीड, इग्नोर ग्रेविटी को। तो मेरे पास स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों, एस डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर हो जाएगी, तो वी स्क्वायर एस डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ डैश ऑफ एक्स और एस डॉट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, एस डॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एस डॉट स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, वी स्क्वायर 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और -1, तो एस डॉट की वैल्यू कितनी आ गई, वी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हट चुका है, बोथ साइड में रूट ले लिया है, तो वी 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर और -1/2, क्योंकि यहाँ पर ऐसा रूट गया। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स को मैं एफ डैश लिख सकता हूँ, एफ डबल डैश ऑफ एक्स को भी मैं एफ डबल डैश लिख सकता हूँ, तो ये सिंप्लीफाई द, तो यहाँ से एस डॉट की वैल्यू कितनी आएगी, वी, और ये नीचे चल जाएगा रूट 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ पर वही रूल लग जाएगा,
फर्स्ट वाला लग जाएगा, फिर माइनस इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, 1 तो माइनस हाफ हो जाएगा 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर माइनस 3 हाफ इंटू 2 एफ डैश और एफ डबल डैश। तो इस प्रकार से इसका तो यहाँ पर कैलकुलेशन से एफ डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 एफ डैश और एफ डैश का ऑफिस कितना होगा एफ डबल डैश। तो यहाँ पर एक्स डबल डॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस वी एफ डैश एफ डबल डॉट एच डॉट और 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये माइनस 3/2 नीचे जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस वी, और यहाँ पर एच डॉट की वैल्यू ऐसे ही रखूँगा, एच डॉट की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी वी अपॉन 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर नीचे बनेगा 1 प्लस एफ डैश का हाफ और नीचे जाने के बाद 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर का 3/2। तो 3/2 और 1/2 कितना हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर v से पहले ही था तो v स्क्वायर बन जाएगा और एफ डैश एफ डबल डैश और नेगेटिव साइन, तो एफ एक्स डबल डॉट की वैल्यू ये आ गई। इस प्रकार वाई डबल डॉट कितना हो जाएगा डी वाई डॉट अपॉन डी टी। वो वाई डॉट की वैल्यू अपन जानते ही एफ डैश अपॉन एच डॉट एफ डैश इंटू एच डॉट रहती है। तो यहाँ पर वही फर्स्ट फंक्शन इसका कर लिया, सेकंड इसका कर लिया, फिर यहाँ पर दोस्तों डी वाई डैश अपॉन डी टी हो जाएगा, डी अपॉन डी टी एफ डैश एच डॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन एफ डबल डैश एच डॉट स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स डबल डॉट हो गया। अब वाई डबल डॉट की वैल्यू अब यहाँ पर अपन पुट कर सकते हैं आराम से एच डॉट स्क्वायर। तो एच डॉट स्क्वायर तो एच डॉट की वैल्यू आपको ये पता ही है, तो यहाँ से आप उठा सकते हो एच डॉट स्क्वायर की वैल्यू और एक्स डबल डॉट की वैल्यू यहाँ से उठा सकते हो, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो एक्स डॉट की वैल्यू होगी, ये एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आ रही है, तो ये मैं ऊपर नीचे क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर और 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर को, क्योंकि ये एफ डबल डैश तो ये रहा, एच डॉट स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया, और ये वाली जो टर्म है ये दोनों टर्म मैंने को नीचे मल्टीप्लाई करिए ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूँ। एफ डबल डैश वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर और स्क्वायर को मैंने कैसे ले लिया कॉमन ले लिया इसका स्क्वायर, और 1 प्लस तो ये बचा 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर माइनस साइन बचा है और एफ डैश स्क्वायर बचा है। तो वाई डबल डॉट की वैल्यू आ गई दोस्तों वी स्क्वायर एफ डबल डॉट अपन 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर, तो ये एफ डैश स्क्वायर से एफ डैश स्क्वायर कट गया है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई एच डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, तो वी स्क्वायर एफ डबल डैश अपन 1 प्लस एफ डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो एच डबल डॉट की वैल्यू ये थी, वाई डबल डॉट की वैल्यू ये है, इनका स्क्वायर करा और रूट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है स्क्वायर करके फिर रूट है, यहाँ पर रूट भी आएगा स्क्वायर और रूट। तो स्क्वायर करने के बाद रूट करके वी स्क्वायर एफ डबल डैश अपन 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बचा क्या इसमें एफ डैश बचता है एक्स में और यहाँ पर कुछ नहीं बचता, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस एफ डैश स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो था वह एच डबल डॉट का कंपोनेंट था और ये वाई डबल डॉट का कंपोनेंट है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया दोस्तों वी स्क्वायर एफ डैश ए डबल डैश ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का की पावर 3/2। तो फोर्स बराबर कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तुम्हें पता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये प्रॉब्लम खत्म हो गई दोस्तों, अपन फोर्स निकाल लिया है फॉर दिस कर्व के लिए। तो मुझे कर्व ये दे रखा था और उसके लिए पूछ रहा था कि आप फोर्स निकालो, तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स मैंने इस प्रकार से निकाल लिया है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द कर्व वाई ऑफ एक्स ऑफ लेंथ एल बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस ऑन द बॉटम दैट पासेज थ्रू -a,0 और a,0 एंड एनक्लोज द लार्जेस्ट एरिया। मतलब सीधी सी बात है, आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है -a,0 दूसरा पॉइंट है a,0। इससे एक धागा बना हुआ है, एक थ्रेड बनी हुई है जिसकी लेंथ l है, और मुझे इस दोनों पॉइंट इस मतलब ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को लेना है और ऐसा एरिया लार्जेस्ट एरिया बताना है। तो भाई साहब दो पॉइंट से मिलकर लार्जेस्ट एरिया मतलब दो पॉइंट है एल लेंथ का, एक तुम्हारे पास धागा है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट पे है, तो इससे लार्जेस्ट एरिया तुम क्या क्या बना सकते हो, एरिया ही बना सकते हो लार्जेस्ट एरिया। तो ये फिजिकल वाट टू हमें करना क्या है, हमें वाई ऑफ एक्स का वो शेप पता करना है जो एक्स एक्सिस के बीच सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया घेरता, क्योंकि वाई ऑफ एक्स ठीक है कर्व दे रखा है। वाई क्यों करना, सोचो आपके पास एल लेंथ का एक धागा है जिसके दो सिरे हैं, ये -a,0 और a,0 पर बांधते हैं। आप उस धागे को किस शेप में रखते हैं ताकि उसके नीचे का एरिया मैक्सिमम हो, तो एरिया क्या होगा -a से वाई डी एक्स होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो दो पोजीशन हो गया, वाई ऑफ एक्स एक पोजीशन हो गया, डी एक्स इसका पोजीशन हो, तो एरिया की वैल्यू क्या कर दिया दोस्तों, डी ए क्या होगा दोस्तों वाई डी एक्स हो गया।
तो इसका जो इंटीग्रेशन करा डी ए का कितना हो गया, ए इज इक्वल टू माइनस ए से ए, क्योंकि पॉइंट दे रखा था वाई डी एक्स। अब एक बात यहाँ से समझो, ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस वाले पॉइंट है, तो वाई एक्सिस पर जीरो है, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए से ए, वाई ऑफ एक्स कितना हो गया, रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही वाई ऑफ एक्स को मैंने क्या लिख दिया है, वन प्लस वाई डैश स्क्वायर डी, क्योंकि दोस्तों आपके पास जो लेंथ होती है वो क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर ऐसा कुछ होता है। तो भाई साहब मैंने जैसे मैं बताऊं, डी एल आपके पास लेंथ है, एक्स वाई प्लेन की बात करें तो इस प्रकार से हो सकता है। आप डी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो जैसे आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन करा तो डी वाई अपॉन वाई डैश का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर ये रूट लगता है, तो यहाँ पर इसे रूट भी लगता है, तो इस प्रकार से इस पर रूट लगेगा और ये डी एक्स चल जाएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, दो पॉइंट है, दोनों का जो डिफरेंशियल डी एक्स और पोजीशन में डी वाई आ गया, ठीक है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल में डी वाई हो गया, तो रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स इस प्रकार से आ गया। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो आ गया दोस्तों आपके पास कितना आ गया, रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर आ गया, वाई डैश की वैल्यू कितनी है, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो होता है दोस्तों, वाई प्लस एरिया वाले इंटीग्रल प्लस लेमडा लेंथ वाले इंटीग्रल से, मतलब ये क्या आया है, मेरे पास एक नया फंक्शन, मेरा न्यू फंक्शन है जो इस प्रोग्राम में यूज़ होगा, और वो क्यों आया है वो बताऊँगा आपको आगे जाकर, कि एफ ऑफ वाई कोमा वाई डैश, तो वाई क्या है, एरिया ऑफ लेंथ, एरिया वाला इंटीग्रल, तो एरिया वाला इंटीग्रल से वाई आया है प्लस लेमडा, और रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर से लेंथ वाले इंटीग्रल से आया है। तो आइलर लाग्रांज इक्वेशन में क्या होता है, जैसे मेरे पास आइलर लाग्रांज इक्वेशन, इसको मैं लाग्रांज के टर्म्स में नहीं मांगता, जैसे मेरा जो लाग्रांज होता है क्या होता है, वाई वाई डैश और टी होता है, तो यहाँ टी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और कुछ नहीं है, टी की जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये एज है लाइडर लाग्रांज इक्वेशन में इसका यूज़ हो जाएगा, डी अपॉन डी टी होता था, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, एक्स डॉट होता था तो यहाँ पर वाई डॉट आ जाएगा, इस प्रकार माइनस डेल अपॉन डेल वाई। बात आ रही नहीं आ रही समझ में, इस प्रकार डेल अपॉन डेल वाई डो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, वन, तो इसकी वैल्यू वन आ गई है, और इसकी वैल्यू जीरो प्लस लेमडा, यहाँ पर लेमडा एक लाग्रांज मल्टीप्लाई है। अब लाग्रांज मल्टीप्लाई का क्यों यूज़ करा, क्योंकि मुझे एक कंस्टेंट भी गिवन है, और मुझे क्या निकालना था, कंस्टेंट निकालने के साथ साथ मुझे एक फोर्स के बारे में भी बात करनी। तो जब भी आपको एक कंस्टेंट गिवन हो तो उस टाइम आप ये लाग्रांज मल्टीप्लाई का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो एफ डेल अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू कितनी है कि जीरो प्लस लेमडा अपॉन वन रूट, इस प्रकार से ये जो फंक्शन है आप इसका डेरिवेटिव करोगे डेल अपॉन डेल वाई डैश के, तो इस प्रकार से ये टर्म्स आएगी, तो टू वाई डॉट प्लस लेमडा वाई डॉट वाई डैश अपॉन रूट वन प्लस वाई डैश, तो वाई डैश लिख दो, वाई डॉट लिख दो, या डी वाई अपॉन डी टी लिख दो, बात एक ही है तीनों की, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार डी बाई डी एक्स में डेल अपॉन डेल वाई डो की वैल्यू रख दी, माइनस डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू वन रख दी, तो यहाँ से जोड़ भाग गुना भाग में डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू वन, तो इंटीग्रल करने के बाद डेल लेमडा वाई डैश अपॉन रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस सी वन, लेमडा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस सी वन रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, बहुत स्क्वायर कर देना, लेमडा स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस सी वन का होल स्क्वायर, और वन प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास कितना हो गया, लेमडा स्क्वायर, ये वाई डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू बचा क्या, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, यहाँ वन, ठीक है। वाई डैश स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो वाई डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस सी वन रूट लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी वन का होल स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितना आ गया, इंटीग्रल कर दिया बोथ साइड, प्लस माइनस एक्स माइनस सी वन रूट लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे इसका इंटीग्रल सोल्व करना, तो इसको मैंने u कंसिडर कर लिया, डी यू कर दिया, जीरो माइनस एक्स माइनस सी वन, एक्स माइनस सी वन डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई टू हो गया, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दी डी यू अपॉन टू रूट यू, क्योंकि ये y है, ये
डी यू बाई टू हो ही गया है, और ये नीचे का मामला रूट यू हो गया। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन टू डी टू रूट यू। वाई इज इक्वल टू हाफ रूट वन बाई रूट यू को मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस यू टू कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन करना है भाई साहब इसका, तो माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी टू एक, क्योंकि इंटीग्रल करने के बाद सी टू एक नया एक कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रल का, ये हाफ से ये हाफ कट जाएगा, रूट यू प्लस सी टू बचेगा। तो रूट यू, तो यू की वैल्यू क्या कंसिडर करी थी दोस्तों मैंने, कोई रूट यू की वैल्यू ये कंसिडर करी, तो यहाँ पर ये ठोक दे प्लस सी वन, तो वाई माइनस सी वन इधर चल जाएगा, रूट लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। बोथ साइड तो स्क्वायर कर दे मेरे दोस्त, तो एक्स वाई माइनस सी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी वन का होल स्क्वायर, ये भी इधर चल जाएगा, एक्स माइनस सी वन का ये ऐसे स्क्वायर करने के बाद ऐसे बनता है ना, ये बन जाता, तो बहुत साइड स्क्वायर करने के बाद तो मैं इस वाले चीज़ को उधर भेज दूँ, तो एक्स माइनस सी वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी टू का होल स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। तो ये एक प्रकार से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक सर्कल की इक्वेशन नहीं बनी मेरे दोस्त। एक्स माइनस एक्स वन मान ले प्लस वाई वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक सर्कल की इक्वेशन नहीं बनी। तो ये जो तेरा लार्जेस्ट एरिया जो कवर कर रहा था, वो लार्जेस्ट एरिया कवर करने का जो कर्व बना, 2 पॉइंट दे रखे थे, दोनों पॉइंट एंड, तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बना। तो सिमेट्रिक सिंस द एंड पॉइंट माइनस ए कोमा जीरो एंड ए कोमा जीरो आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, दोनों जो पॉइंट आ रहे हैं तेरे एक्स एक्सिस पर लाइक कटेंगे और सिमेट्रिक है वाई एक्सिस पर। क्योंकि देख कंसिडर कर, तेरा एक माइनस ए है और ए तेरे पास ए है, और इससे एक पर तेरा इस प्रकार सर्कल बना जो सिमेट्रिक है अबाउट द वाई एक्सिस। तो द प्रॉब्लम एम टू मैक्सिमम एरिया द सेंटर ऑफ द ऑप्टिमल कर्व मस्ट लाई करेगा ऑन द लाइन ऑफ द सिमेट्रिक विच इज अ वाई एक्सिस। मतलब की बात क्या कि सिमेट्रिक तो है, क्योंकि तेरा एक माइनस ए आ रहा था और ये तेरे पास ए आ, देख मैं दोबारा बताऊँ, तेरा इस प्रकार से आ रहा था, तो माइनस ए आ रहा था और ए आ, तो सिमेट्रिक तो है, तो तेरा सेंटर जो लाई करेगा, क्योंकि सी वन और सी टू क्या होता है, सेंटर बता रहा है किसी सर्कल के, तो जो इस तरह से सेंटर लाई करेगा वो वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा, पक्का है। तो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, तो मतलब वाई एक्सिस पर तेरा यदि सेंटर आएगा, तो तेरा जो सी वन की वैल्यू, क्योंकि सी वन के एक्सिस पर तो वो तो जीरो रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर सी वन के लिए पॉइंट ऑफ द एक्स वन कितना जीरो, वही एक्स वन क्या है, सी वन की वैल्यू जीरो आ गई। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इस स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी टू का होल स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। लेमडा यहाँ पर क्या दोस्त तेरी रेडियस है, सी टू तेरे पास अप्लाई करना बाउंड्री कंडीशन तो अप्लाई कर दे, माइनस ए कोमा जीरो, तो माइनस ए कोमा जीरो तो अप्लाई करता है, जैसे तेने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, तो माइनस ए का होल स्क्वायर करेगा तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस जीरो माइनस सी टू का होल स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, तो सी टू की तेरी वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट लेमडा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी टू की वैल्यू यहाँ रख दे वाई माइनस रूट लेमडा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। तेरे पास यहाँ पर रेडियस इतना दे रखा है, सेंटर इतना है, जीरो कोमा कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पर यह पॉइंट होगा लेमडा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। तो इस प्रकार तेरा सर्कल ऐसा बना माइनस ए और कुछ ना कुछ पॉइंट होगा जो जीरो कोमा रूट लेमडा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इस प्रकार से तेरा पास लाई करेगा, और तेरा पास जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, सर्कल बनेगा। और वो कौन सा कर्व है जो 2 पॉइंट से मिलकर मैक्सिमम लार्जेस्ट एरिया होता है किस पर लाई कर रहा है, वो लार्जेस्ट एरिया है वो मेरा सर्कल है। बात आई नहीं है समझ, और बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं पिक क्वेश्चन, देख कर तुम्हें डर लग रहा हो, डरने की कोई बात नहीं है जब हम हो साथ। तो एक प्रकार से तुम्हें लाइट स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रेच किया जा रहा है टू द टेंशन टी नोट बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट्स a distance 4a apart and particle of masses 3m 4m और 3m are at a, मतलब तुम्हारे पास एक लाइट स्ट्रिंग थी, इसको स्ट्रेच करा टेंशन टी नोट से, और बिटवीन टू फिक्स्ड बिटवीन द डिस्टेंस 4a, ये 4a कर दिया, मतलब एक स्ट्रिंग थी 4a की, इसको स्ट्रेच कर करके 3 इतना करा, फिर इतना करा, फिर इतना करा 3, और अटैच कर दिए 3m 4m और 3m के इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल में इसको स्ट्रेच करें, तो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है स्मॉल प्लेन ऑसिलेशन इन विच द पार्टिकल मूव द transversely that is at right angle to the equilibrium line of the string
फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड द फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड। तुम्हें यहाँ पर नॉर्मल मोड पता होना चाहिए। तो नॉर्मल मोड क्या होता है, सबसे पहले मैं उसकी थ्योरी बता देता हूँ आपको, फिर मैं आपको फॉर्मूला रिवीजन कराता हूँ नॉर्मल मोड क्या होता है, फिर उसकी क्वेश्चन कराएंगे। तो अ कपल सिस्टम ऑसिलेट विद द सुपरपोज फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी। इट कैन बी द कैलकुलेटेड यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज आनी चाहिए। तो वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे इक्वल टू जीरो। यहाँ पर वी क्या है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म्स है, और टी मेरा पास क्या है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म्स है, और ओमेगा मेरे क्या है पास क्या है दोस्तों, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी है। तो वी आई जे को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे। यदि पोजीशन एक्स में बात कर रहा हूँ, यदि मैं पोजीशन वाई में बात कर रहा हूँ, तो इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई आई अपॉन डेल वाई जे। इसी प्रकार टी आई जे को डबल डेरिवेटिव होगा काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द पोजिशंस, बट यहाँ पर डॉट आएगा, डेल एक्स आई डॉट और डेल एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर टी डेल वाई डॉट अपॉन डेल एक्स जे। और एक और चीज़ बता दूँ मैं, ये क्या मैट्रिक्स टर्म्स में खुलेगी। तो यहाँ ये जो बता रहा ना, ये मोड लगा, ये डिटर्मिनेंट है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ द वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे। और वी आई जे और टी आई जे को इस प्रकार से डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर एस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ एस डॉट और वाई आई और जे से, और वाई डॉट और वाई जे। यदि वाई की टर्म्स में तो वाई डॉट में आएगा, एस की टर्म्स में तो एस डॉट की टर्म्स में आएगा, इसी प्रकार इसमें भी आएगा। और टी आई जे और वी आई जे यहाँ पर मैट्रिक्स निकलती है मेरे दोस्त। टी आई जे को मैं क्या कहता हूँ, टी वन वन टी वन टू टी वन थ्री टी टू वन टी टू टू टी टू थ्री टी थ्री वन टी थ्री टू टी थ्री थ्री। और इसी प्रकार वी आई जे वी वन, यदि थ्री ऑर्डर की निकलेगी, तो टू ऑर्डर की तो टू ऑर्डर की निकल जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। टी वन वन टी वन टू टी टू वन टी टू टू। तो मैं थ्री ऑर्डर मैक्सिमम बता दें कि थ्री ऑर्डर तक निकल सकती है। जैसे टी वन वन की वैल्यू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई डॉट स्क्वायर निकल जाएगी, टी टू टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये चीज़ मैं बताऊंगा मैं इसका यूज़ क्या होगा। और एक और चीज़ बताता हूँ, यदि मैं आपको पोटेंशियल गिवन हो क्वेश्चन में, यदि पोटेंशियल गिवन हो और आपको ओमेगा की वैल्यू पूछे, गिवन मतलब कैसे है कि एक्स के टर्म्स में गिवन हो, जैसे कुछ भी गिवन हो, तो वहाँ पर जो ओमेगा होगा रूट के बाई एम होता है, और के की वैल्यू जो होती है ना वहाँ पर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर होती है, सीधी सी बात है। वहाँ पर पोटेंशियल के की वैल्यू क्या होती है, दो डेल स्क्वायर बाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होती है, यदि पोटेंशियल आपको एक्स की टर्म्स में गिवन होता है। तो ओमेगा स्क्वायर रूट के बाई एम करके आप नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इस टाइप का भी क्वेश्चन नेट और गेट में आ जाता है मेरे दोस्त। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू एक्स्ट्रा लेंथ होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा, फोर्स यहाँ पर टेंशन लग रहा है टी नोट, और एक्स्ट्रा लेंथ डेल्टा एल मान लें। तो ओल्ड लेंथ जो थी इसकी, माना कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की ओल्ड लेंथ कितनी थी, ए थी। इसकी ओल्ड लेंथ जो इनर्शियल में जो लेंथ थी वो पहले ए थी, फिर बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ऐसे, ठीक है। तो न्यू लेंथ जब मास y1 और y2 नीचे आते हैं, जब मास y1 और y2 नीचे आते हैं, तो एक टेढ़ी लाइन हाइपोथेसिस बन जाती है, और x दूरी अभी भी हो जाती है a। तो वर्टिकल y दूरी y देख एक्स दूरी ए रहती, बट वर्टिकल जैसे मैं वाई वन और वाई टू की बात करें, तो वर्टिकल में चेंज आया ना वाई टू माइनस वाई वन में, तो वर्टिकल में चेंज आया था वाई वन टू और वाई वन में। तो न्यू लेंथ क्या हो जाती है, रूट डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर। डी एक्स में कोई चेंज नहीं आया, डी एक्स में क्या चेंज आया, ए का ही चेंज आया। डी एक्स में टू ए माइनस ए मतलब ए का ही चेंज आया। डी एक्स में कितना है, पहले टू ए था, अब ए और टू ए माइनस ए, तो ए स्क्वायर का चेंज आया। और वाई में वाई वन और वाई टू में कितना आएगा, वाई टू माइनस वाई वन का चेंज आया, क्योंकि ओल्ड ए थी। तो यहाँ पर न्यू लेंथ आई मेरे पास ए रूट वन प्लस ए स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया, वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एक्स एक से बहुत छोटा है, मतलब यदि माना कि एक्स एक से बहुत छोटा होता है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का आप फॉर्मूला जानते ही हैं कि रूट वन प्लस एक्स होता है तो वन प्लस हाफ एक्स हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स की जगह यहाँ पर क्या है दोस्त, मेरे पास वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये वाई टू माइनस वाई वन बहुत छोटा है ए से, ठीक है, क्योंकि ये जो डेल्टा वाई है ना, ये भाई साहब मेरे ए से बहुत छोटा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वन प्लस हाफ ए वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है।
कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ए आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, वन प्लस, यहाँ पर ये वन प्लस एक्स रूट की जगह क्या बन जाएगा, वन प्लस हाफ एक्स बन जाएगा। एक्स की वैल्यू ये है तो हाफ ये और एक ये पार्ट बन ही जाएगा। ए को अंदर मल्टीप्लाई करा, ए प्लस हाफ, ये ए से ए कटा, ए स्क्वायर था तो वो हाफ ए वाई टू माइनस वाई। अब डेल्टा एक्सटेंशन ऑफ द लेंथ में क्या आएगा दोस्तों, डेल्टा एल कितना आएगा दोस्तों, एल न्यू माइनस एल ओल्ड। तो एल न्यू ये है और एल ओल्ड कितना है ए, तो ए से ए कटेगा तो डेल्टा एल एक्सटेंशन कितना आया दोस्तों, हाफ टू ए वाई टू माइनस वाई वन। इस प्रकार से ये डेल्टा लेंथ आया। तो इस प्रकार हर एक्सटेंशन में डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू, डेल्टा एल थ्री, डेल्टा एल फोर, टोटल लेंथ की बात कर रहा हूँ डेल्टा एल। ये तो मैंने माना कि एल वन और एल टू है, तो टोटल वी इक्वल टू टी नोट इंटू डेल्टा एल कितना होगा, टी नोट अपॉन रूट टू डेल्टा वाई का स्क्वायर। जैसे डेल्टा वाई आ गया का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैं टोटल पोटेंशियल की बात कर सकता हूँ, टी नोट अपॉन टू ए का कोफिशिएंट तो आएगा, और यहाँ पर डेल्टा वाई वन का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई टू का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई फोर का होल स्क्वायर। तो वाई वन की बात करें तो ये वाई वन, और इनिशियल में कितना वाई वन माइनस जीरो। अब डेल्टा वाई टू की बात करें तो वाई टू माइनस वाई वन, वाई थ्री की बात करें तो वाई थ्री माइनस वाई टू, और इसके बाद करें जीरो माइनस वाई थ्री। तो इस प्रकार से इस प्रकार एक्सटेंशन लगा सकता हूँ, वाई वन माइनस जू, वाई टू माइनस वाई जू, वाई थ्री माइनस वाई टू और जीरो माइनस वाई थ्री। तो इस प्रकार मेरा पोटेंशियल आ गया टी नोट अपॉन टू ए वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन और इस प्रकार थ्री। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, हाफ थ्री एम वाई वन का डॉट का स्क्वायर, हाफ फोर एम वाई डॉट का स्क्वायर, हाफ थ्री एम वाई थ्री का डॉट का स्क्वायर। तो इस प्रकार काइनेटिक एनर्जी निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। ठीक है दोस्त, तो अब मेरे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास निकल गई है। अब टी वन वन क्या है, टी वन वन होता है मेरे पास मैट्रिक्स टर्म्स में होता है। तो वाई वन डॉट का स्क्वायर कर दिया तो वाई वन डॉट का स्क्वायर, क्योंकि वाई वन वन की बात करें तो वाई वन वन वन, तो डेल वाई वन डॉट प्लस डेल वाई वन डॉट, तो डेल वाई वन डॉट का स्क्वायर बन गया। तो ये इसका ही कोफिशिएंट इसका मतलब का डेरिवेटिव करोगे तो वो आ जाएगा थ्री एम। तो इसका आपने डेरिवेटिव करा, काइनेटिक एनर्जी थी, उसका आप डेल स्क्वायर टी अपन डेल वाई वन डॉट का स्क्वायर करोगे तो पहले तो टू वाई वन डॉट आएगा, फिर टू से टू कटेगा, फिर वापस वाई वन डॉट का करोगे तो थ्री एम बचेगा, थ्री एम आएगा। इसके बाद टी टू टू की बात करें, क्यों टी टू टू की बात करें, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई टू डॉट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फोर एम आ जाएगा। इसी प्रकार थ्री थ्री की बात करें, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई थ्री डॉट का स्क्वायर, इस प्रकार कितना आ जाएगा, थ्री एम आ जाएगा। टी वन 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 टू की बात करें, टी वन टू क्या होगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई वन डॉट डेल वाई टू डॉट। जैसे ही मैं पहले डेल वाई टू डॉट का करूँगा तो डेल वाई टू डॉट तो भाई साहब है ही नहीं, सॉरी डेल वाई टू डॉट का करूँगा पहले तो डेल वाई टू डॉट का ही आ जाएगा ओनली, और बाकी सब टाइम जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या, फोर एम टू डेल वाई टू। फिर मैं इस पर वापस डेल वाई वन डॉट का करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये जीरो कर देगा नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो पार्शियली पहले इसका करना पड़ेगा तो बाकी टर्म पहले इसका करूँगा, डेल अपॉन डेल वाई वन डॉट से पहले मेरे को डेल टी अपॉन डेल वाई टू डॉट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें करूँगा तो इसमें टर्म ओनली डेल वाई टू डॉट की टर्म्स आएगी और इसमें डेल वाई टू डॉट की टर्म्स आएगी। फिर मैं उसको डेल वाई वन डॉट के करूँगा तो डेल वाई टू डॉट की टर्म्स में तो डेल वाई वन डॉट का करेस्पॉन्डिंग पास डेरिवेटिव जीरो होगा ऐसा नहीं, तो उसका एवरी टर्म्स में करोगे तो आप जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली डेल वाई वन डॉट एवरी टर्म्स में अलग अलग आ रहा है। यदि मल्टीप्लाई होता है, जैसे मतलब माना कि एम वाई वन डॉट और एम वाई टू डॉट होता, जब जाके एम आया था उसका आंसर, क्यों, क्योंकि उस टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव जानते ही होंगे आप। इसी प्रकार आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, टी वन वन टी वन टू टी थ्री 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 एम फोर एम थ्री एम बन गया और बाकी सब जीरो बन गए, टी वन टू ये सब ठीक है, और एम कॉमन ले लिया, थ्री जीरो 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 फोर जीरो और जीरो जीरो थ्री आ गया। इस प्रकार पोटेंशियल में भी ये मेरे पास पोटेंशियल निकला। अब टी वन वन की बात करूँ, वी वन वन की बात करूँ तो इसमें तो ओनली क्या करना है, पोटेंशियल तो क्या होता है, वी आई जे क्या होता है दोस्तों, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स जे। तो इस प्रकार जब मैं वी वन वन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वी वन की वैल्यू क्या होगा, डेल स्क्वायर डेल वाई वन और डेल वाई टू, ये वाई वन और वाई टू में टूट रहा है तो डेल वाई वन का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका वाई वन कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और वाई वन एक यहाँ आ रहा है, तो यहाँ इन दोनों जगह वाई वन आ रहा है। तो एक बार इस प्रकार से यहाँ पर
इस प्रकार फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा तो उसका 1 आ जाएगा, दो डेरिवेटिव करूँगा 2y1 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव करूँगा वापस y1 का तो इसका 0 बन जाएगा और इसका बन जाएगा 2 इंटू टू टी नोट अपॉन ए कॉमन लेकर 2 यहाँ पर नहीं यहाँ दोस्तों कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पर अपन डेल y1 स्क्वायर आएगा पोटेंशियल में, है ना। और इसका तोड़ूंगा तो डेल y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1, ठीक है। तो यहाँ पर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर तो दोनों को जोड़ कर 2y1 बन जाएगा। यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे ना तो यहाँ पर जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y1 स्क्वायर तो ये 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि फर्स्ट में क्या आएगा 2y1, फिर वापस डेल अपॉन डेल y करूँगा फिर 2 आ जाएगा। इस प्रकार इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से ही डेल v12 कर लेंगे, d12 करेंगे तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y1 डेल y2। तो पहले डेल अपॉन डेल y1 बाहर निकाल देते, डेल v अपॉन डेल y2 करते। तो y2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 2y1 और इसमें आ रहा है और किस में नहीं आ रहा। तो डेल अपॉन डेल y2 में क्या आएगी माइनस, यहाँ पर डेल अपॉन डेल y1 2 माइनस 2y1 और y2 किस में आ रहा है y2 स्क्वायर है ना। तो इस प्रकार 2y2 प्लस और एक यहाँ पर आ रहा है माइनस 2y3, फिर वापस y1 के रेस्पेक्ट में करना है तो y1 के रेस्पेक्ट में ओनली, तो y1 के रेस्पेक्ट में ओनली कौन सा ये बचा है, ये तो जीरो हो जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएंगे तो कितना बचा है माइनस 2, तो माइनस 2 बचा है क्योंकि ये सब y2 और y3 है। और नीचे कोफिशिएंट में टी नोट अपॉन 2 है तो टी नोट अपॉन 2 है तो ए 2 से 2 करके टी नोट अपॉन ए -1, तो अंदर कौन सा आएगा ओनली -1 आए। इस प्रकार से इसका निकल जाएगा, एवरी टर्म इसका निकल जाएगा v112 v12 v21, तो अपन डेरिवेटिव जानते ही हैं। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। v21 की बात करें तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y2 डेल y1। इस प्रकार से 2 पहले आ रहा तो डेल y2 पहले लिखो, फिर 1 बाद में लिखो। 1 2 आ रहा तो t वैसे 1 2 आ गया तो डेल स्क्वायर v डेल y1 डेल y2 लिखो, पहले 1 लिखो। अब ये आपके पास पोटेंशियल गिवन है, आप पता लगा ही सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव करते ये तो जोड़ ये तो जानते होंगे यार डेरिवेटिव। तो पोटेंशियल की वैल्यू है टी नोट अपॉन रूट टी नोट अपॉन ए को मैंने कॉमन ले रखा तो इसको मैंने के कंसिडर कर लिया है, इसको मैंने क्या मान लिया के मान लिया है और कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो ये मैट्रिक्स बन गई है। तो इस प्रकार नॉर्मल वर्ड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ वी माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स ये आ गई और काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स ये आ गई। तो लेमडा स्क्वायर एम को मैं लेमडा मान लेता हूँ, सॉरी ओमेगा स्क्वायर एम को मैं लेमडा मान लेता हूँ फॉर सिंपल कैलकुलेशन के लिए। अब भाई साहब ये डिटरमिनेंट बन चुका है, मतलब एक मैट्रिक्स बन गई, मैंने डिटरमिनेंट बना दिया एक मैट्रिक्स, इसको जोड़ बाई गुना भाग कर दिया 2k माइनस ये लेमडा हो ही चुका है तो -3 लेमडा। इस प्रकार से इसको सोल्विंग करने के बाद डिटरमिनेंट और फैक्टराइज करता आता ये आता है। तो नो मोड 1 के लिए इसको सोल्व करता हूँ तो 2k - 3 लेमडा, सॉरी इसको लोअर फ्रिक्वेंसी आती है k - 6 लेमडा इजुगल टू लेमडा 1 इजुगल टू k/6। ये लेमडा क्या है एम ओमेगा स्क्वायर, इसलिए फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी लोअर फ्रिक्वेंसी मेरे पास आएगी और के क्या है टी नोट अपॉन ए है पुट करने पर तो ओमेगा 1 की वैल्यू हो जाएगी लोअर फ्रिक्वेंसी टी नोट अपॉन 6m1। इसी प्रकार दूसरा मिडल फ्रिक्वेंसी के लिए मैं मतलब तुम पहले इसको निकाल लो और तुम फिर पता लगा सकते हो कौन मिडल फ्रिक्वेंसी कौन हाई फ्रिक्वेंसी और कौन लोअर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो मेरे को पहले पता था कि मैं इजीली सोल्व कर सकता था मिडल फ्रिक्वेंसी के लिए। इस प्रकार लेमडा 2 इजुगल टू k/3 तो एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर इजुगल टू 2/3 टी नोट अपॉन ए, के की वैल्यू मैंने पुट कर ही देता हूँ। तो ओमेगा 2 की वैल्यू मेरे पास आ गई दोस्तों √2t/3m है, ठीक है। इसी प्रकार हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो मोड 3 आता है वो कितना आता है k - लेमडा आता है। तो k लेमडा 3 इजुगल टू के, तो एम ओमेगा 3 का स्क्वायर इजुगल टू के इजुगल टू टी नोट अपॉन ए। ओमेगा 3 का स्क्वायर इजुगल टू कितना आ गया दोस्तों √t0/m है। फॉर्म ऑफ द नॉर्मल मोड की बात करें तो ये तो मेरे पास फ्रिक्वेंसी निकल गई है, नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी निकल गई है, हायर मिडल और लोअर 3 फ्रिक्वेंसी। अब भाई साहब पूछ रहा था क्वेश्चन में कि तुम्हें फ्रिक्वेंसी तो निकालनी है साथ के साथ फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड भी निकालना है। तो फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड मतलब क्या होता है, देख तुम जानते हो, तुम्हें आइगन वेक्टर आइगन स्टेट जानते हो, आइगन
आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, तो करेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग तुम आइगन वेक्टर निकालते थे ना, तो वैसा ही यहाँ पर आइगन वैल्यू मतलब मान लो कि ओमेगा है, उसके करेस्पॉन्डिंग तुम्हें आइगन वेक्टर निकालने हैं और तुम्हें मैट्रिक्स गिवन है कौन सी, वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी वाली। तो ये वाली जैसे तुम जाना कि वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब ये तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी वाली एक्स। तो इसके करेस्पॉन्ड हर एक ओमेगा की वैल्यू के लिए तुम्हें एक्स निकालना है, वो जो एक्स आएगा वही फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड रहेगा करेस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी। तो अलग अलग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड आएंगे। तो जैसे मेरे पास लेमडा 1 की वैल्यू कितनी थी, k/6, जिसके लिए मेरे फ्रीक्वेंसी निकल रही थी ना, लेमडा 1 की वैल्यू k/6 थी, तो मैं इसको पहले पुट करूँ, उसके लिए फ्रीक्वेंसी मेरे पास निकल रही थी ओमेगा 1/T0/61। तो इसके स्लो मोड था, मतलब स्लो फ्रीक्वेंसी थी, लो फ्रीक्वेंसी थी। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बन रही थी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसमें के की टर्म्स भी आ रही थी और 3 लेमडा आ रही थी। तो लेमडा की वैल्यू में के की टर्म्स में पुट कर रहा हूँ, और A1 A2 A3 मेरे पास क्या है, आइगन वेक्टर है। तो वी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी एक्स इक्वल टू 0 कर दो, एक्स तुम्हारे पास क्या है, A1 A2 A3। तो इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात। पुट कर दिया और 0 आ गया। तो भाई पुट करने के बाद यहाँ पे रिलेशन आया A1 A2 A3 में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करा तो ये रिलेशन आया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करा तो ये रिलेशन आया, और थर्ड रो थर्ड कॉलम करा। तो इस प्रकार से रिलेशन आ गया। A2 इजिक्वल टू 3/2 A2 इजिक्वल टू, नहीं मैंने फर्स्ट रो में बोला था, ये रिलेशन आया था। फिर मैंने थर्ड कॉलम करा तो -k2 प्लस 3/2 A3। तो दो रिलेशन आए, इन दोनों से मैंने डिवाइड कराया। तो A2 इजिक्वल टू मैंने k कंसिडर कर लिया, तो A1 इजिक्वल टू कितना आएगा, 2/3k, और वही मेरा क्या है दोस्त, A3 है, क्योंकि A3 की वैल्यू भी 2/3 A2 है और A1 की वैल्यू भी 2/3 A2 है। तो A1 इजिक्वल टू A3 इजिक्वल टू मेरे पास दोस्त 2/3 A2 बना नहीं बना। तो A2 को मैंने k मान लिया, तो मेरे पास A1 और A3 को 2/3k बन गया। तो मेरे पास जो आइगन वेक्टर बन रहा था, इसको मैं फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड कर रहा हूँ, 2/3k और k और 2/3k। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मलाइज करने के बाद रूट रख के नॉर्मलाइज कर लिया, कैसे k कट गया, बचा √3। तो 1/√3, अब 3/2 ऊपर गया और अंदर भेज दिया। तो अंदर भेजने से ये 1 हो गया, क्योंकि 3/2 से करूँगा तो 3 से भी करेगा, 2 से 2 कटेगा, तो 1 3/2 और ये 1/√2 को बाहर निकला, 232 232। अरे बात आई नहीं आई, बात समझो दोस्त। x1 प्रोपोर्शनल होता है 232, x1 प्रोपोर्शनल होता है 232। तो अब यहाँ पर तेरे पास जो अब ये तो 1/√2 232 आ गए। तो यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड निकला करेस्पॉन्डिंग, तो लोअर फ्रीक्वेंसी k/6, इसके मतलब ओमेगा 1 इजिक्वल टू T0/6 जो भी था ए, उसके करेस्पॉन्डिंग जो फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड निकला, जिसे मैं आइगन वेक्टर बोलता हूँ, वो ये निकला 232। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी मास एक साथ हिलते हैं। मतलब जो मास थे कौन से, 3m वाला, फिर 4m वाला, फिर कितना आया 3m वाला, तो जो सभी मास थे वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, हिलते हैं। बीच वाला मास जो 4m वाला है, ये 3m और ये 3m 4m और 3m 4m वाला बाकी 3m मास से 1.5 गुना है। मतलब क्या है, उससे 1.5 गुना ज़्यादा है। देख 2 3 मल्टीप्लाई कितना है, ये 2 सेम आया, बट ये 3 आया, मतलब उससे इन दोनों से 1.5 गुना आया है। इस प्रकार सभी मास एक ही दिशा में हिलते हैं। बीच वाला 4m मास वाला 3m मास से 1.5 गुना हिलता है। अब फॉर्म नॉर्मल मोड 2 के लिए जो लेमडा 2 के लिए ये आ रहा था, करेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी जो आई थी, करेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी ये आई थी √2T/3m3ma, कहाँ गया, √2T/3ma। तो इसके लिए आपने वही लेमडा 2 की वैल्यू रख दी 2 - 3k, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद के A1 A2 A3 वही रिलेशन, वही x, ये x2 है मेरा, वही आपने इक्वेशन बनाई
A2 की वैल्यू 0 आई, A3 की वैल्यू 0 आई। तो इस प्रकार से x2 की वैल्यू कितना है 1 0 -1। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, तो जो मास ये 3m मास है, ये 4m मास है, और ये तो 4m मास वाला बिल्कुल नहीं हिलता है, ये स्टेशनरी रहता है। 3m और जो दोनों मास जो 3m वाले मास थे वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, ये प्लस डायरेक्शन में जाता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ये फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड 3m लेमडा 3 की वैल्यू 1 आई थी, इसके लिए ओमेगा 3 की वैल्यू कुछ आई थी, देख क्या आई थी इसके लिए, T0 अपॉन √T0 अपॉन m, √T0 अपॉन m है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पुट करे वही लेमडा की वैल्यू, वही A1 A2 A3 मिला, ये मेरा x3 है, -1 -1 0। ये मैट्रिक्स बनाने के बाद A1 A2 A3 है भाई, वही जोड़ भाग गुना भाग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। रिलेशन क्या निकला, A2 की वैल्यू -a है, A3 की वैल्यू -a2 है। तो भाई साहब मैंने क्या मान लिया, ए को के कंसिडर कर लिया, तो 1 -1 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 3m वाले मास वाले एक डायरेक्शन में है, और 4m मास वाला जो वाइब्रेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड वाले क्या थे, 3m वाले थे मास वाले, और बीच वाला क्या था 4m मास वाले। तो इस प्रकार मैंने फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड भी निकाल लिया है। अब मेरे को 206 क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टाइम हो चुका है। अ सिस्मेट्रिक लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज modulated by the three particle connected by the two spring arranged as shown in figure. Both the spring have the same spring constant K. Find the frequency of rectilinear vibration of the molecule and the form of the normal mode. तो भाई इस पर सिस्टम दे रखा है, एक स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी इस स्प्रिंग का x1, क्योंकि मैं इसको वाइब्रेट करा दूंगा, तो यदि मैं इसको एक्सटेंशन दे दूं तो ½ m s1 डॉट स्क्वायर प्लस ½ m s2 डॉट स्क्वायर ½ m s3 डॉट स्क्वायर। तो ये x1 डॉट स्क्वायर से वेलोसिटी से मूव करेगी, s2 डॉट स्क्वायर वेलोसिटी से मूव करेगी, s3 डॉट स्क्वायर वेलोसिटी से मूव करेगी। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको यदि मैट्रिक्स टर्म्स में इसको लिख दूं तो m स्मॉल m और 0 0, ये वैसे ही आई है जो वाला फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ T डो स्क्वायर Tx/z²। तो यहाँ पर जो T11 था वो कितना था, टेल स्क्वायर Tx1 डॉट का स्क्वायर कितना हो गया। तो इस प्रकार से स्क्वायर करूँगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, m ही आएगी। यदि मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूँ डबल डेरिवेटिव से, बट T12 की करूँ Tx डॉट स्क्वायर Tx1 और डॉट और Tx2 डॉट, तो भाई साहब Tx1 डॉट में जैसे पहले रहने दो, Tx2 का करूँ तो मेरे पास आ रहा था m s2 डॉट, बट वो s1 डॉट के इसमें 0 है, तो ये 0 होगा, क्योंकि ये तो s2 डॉट में आ रहा है, बट पार्शियल डेरिवेटिव तो उसमें आता है सेम में। तो T12 की वैल्यू 0, इस प्रकार T13 T21 T23 T32 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस प्रकार T12 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस प्रकार T21 की वैल्यू 0, इस प्रकार मैट्रिक्स टर्म्स ये बन जाएगी दोस्तों। अब पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या है, मेन चीज़ क्या है पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों। अब मैं जब इसको एक्सटेंशन कर रहा हूँ तो इसमें इस वाले में x1 का एक्सटेंशन हो रहा है, इसमें x2 का एक्सटेंशन हो रहा है, बट इस स्प्रिंग में क्या हो रहा है, मास में x1 जा रहा है, इसमें s2 जा रहा है, बट इस स्प्रिंग में s2 माइनस x1 का एक्सटेंशन हो रहा है। भाई ये x1 से जा रहा है, ये s2 से जा रहा है, बट टोटल ये जो स्प्रिंग में जो डेल्टा x आ रहा है वो कितना आ रहा है, s2 माइनस x1। इसी प्रकार इसमें ये x2 से जा रहा है, ये x3 से, बट ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग 2, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो k या जो एल्फा है जो k है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका जो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हो रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, x3 माइनस x2 आ रहा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग के लिए डेल्टा x का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दो ही पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स आएगी इस सिस्टम के लिए, एक तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हाफ के x2 माइनस x1, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k है दोस्त, प्लस हाफ के x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी को एक्सपेंशन करना है, x1 इसको खोलना है, इसको खोल देना है, और इस प्रकार से एक्सपेंड करना है, और वही फॉर्मूला लगा देना है आपको। जैसे V1 जैसे मैं V11 की बात करूँगा तो डेल स्क्वायर V11 कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर V x1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर कितना आएगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 2 हाफ के तो बाहर कॉमन ही था, 2 बच जाएगा, प्लस सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर k, इस प्रकार 2k और 3 2 V22 की वैल्यू निकाल सकते हो, और डेल स्क्वायर डेल x2 का होल स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k आ जाएगी।
V12 की वैल्यू निकालना है। जैसे मैं V12 की वैल्यू निकालता हूँ आपके लिए। जैसे ये V11 है, V12 है, V13 है, V21 है, V22 है, V23 है, V31, 32 और 33। ठीक है, V12 की वैल्यू निकालना है जैसे, तो V डेल स्क्वायर V डेल पहले जो आ रहा है डेल x1 डेल x2, ठीक बाद वाला, तो पहले क्या हो जाएगा, डेल x1 की निकल जाएगा, डेल V अपॉन डेल x2 निकल जाएगा। तो V12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल x1 डेल V अपॉन डेल x2 कितना हो जाएगा। अब x2 की बात करें तो हाफ के तो वो कॉमन है ही सनी, अंदर जाएगा और ये बनेगा 4x2, फिर x2 किसमें आ रहा है, -2x1 और -2x3, ये बन जाएगा। अब x1 के साथ कौन आ रहा है, तो ये वाला पार्ट जीरो कर देगा क्योंकि x1 आ नहीं रहा, ओनली ये वाला पार्ट आएगा। तो हाफ के -2 बच जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ माइनस के आ गया। इस प्रकार से V13 की वैल्यू निकाल सकते हो। V13 कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर V डेल x1 डेल x3। डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव तो आपको करना आता होगा दोस्त, तो ये नहीं आता तो फिर कुछ नहीं कर सकते, मैट्रिक्स टर्म्स भी नहीं निकलेगी आपकी। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू निकल जाएगी भाई, बहुत ईजी है डबल पार्शियल डेरिवेटिव करना। डिटरमिनेंट कर लेना, दोनों टर्म निकल गए, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको रख दो, डिटरमिनेंट निकाल लो। इस प्रकार से डिटरमिनेंट कर पोज करके देख लो आराम से, जोड़ भाई गुना भाग के भाई बहुत टाइम हो चुका है। अब लास्ट में ये वाली टर्म्स बनी हैं, तो ये पहले वाली टर्म दे रही है, इसको जीरो कर दो, ओमेगा 1 स्क्वायर करो के बाई एम, ये ओमेगा 2 की वैल्यू जीरो आ गई और ओमेगा 3 की वैल्यू इतनी बढ़िया है ये। ठीक है, फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड तुम्हें बताइए, वही करना है क्या, A=A1 A2 A3, वही आइगन स्टेट निकालने। तो x1 ये है, तो ये मैट्रिक्स मैंने ओमेगा लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा की वैल्यू जीरो रख दी, जैसे इसमें है ना, इसमें जीरो रख दिया, तो के माइनस के 2 के ये भी जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया। ये वाली बची A1 A2 A3 बचा, तो अब वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इक्वेशन बनी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस प्रकार से इक्वेशन बनने के बाद ये रिलेशन आ गए हैं, और तीनों में A1 A2 A3 तीनों ही के है, तो कांस्टेंट है 1 1 1, तो नॉर्मलाइज करने के बाद 1/√3 और प्रोपोर्शनल कहेगा 1 1 1। तो जो तीनों आ रहे हैं मास, वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, हिल रहे हैं। 1 1 1 आए तो सेम सेम मैग्नीट्यूड से। फॉर्म ऑफ 2 की बात करें तो फ्रिक्वेंसी इतनी आ रही थी k/m, तो इसको पुट करा यहाँ पर, उसके लिए भी आइगन A2 की वैल्यू निकाली, A1 और A3 में रिलेशन आया। S2 जो आइगन फॉर्म ऑफ द ओमेगा 2 k/m के करेस्पॉन्डिंग जो आई फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड आए वो ये आए हैं। इसमें क्या बता रहा है कि जो फर्स्ट वाला जो मास m का था, सेकेंड वाला जो बीच वाला जो है स्प्रिंग में, जैसे ये स्प्रिंग में एक मास ये लिखा हुआ है M1 2, फिर ये M2 लगा हुआ है, फिर ये, तो बीच वाला जो है वो बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी उसमें पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, बस फर्स्ट और सेकंड वन अपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये 1 और -1 आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल मीनिंग। सिमिलर तो ओमेगा 3 स्क्वायर को आप पुट करोगे, वो आपकी वैल्यू आइगन स्टेट मिल जाएगी, और ये आएगा स्मॉल m और कैपिटल M के टर्म्स में आएगा। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ईजिली, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दो, आपका आ जाएगा। इस प्रकार से अपन ने ट्यूट 7 कर लिया है, फॉर्म ऑफ नॉर्मल मोड और आइगन वेक्टर। तो अब अपन ट्यूट 8 करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है दोस्त यार, ठीक है, थक चुका हूँ मैं भी। चलो भाई, गुड नाइट।